Goes to Dr. B.P. Singh and the Surya Foundation for not only conceptualizing and sustaining this academic platform, but also creating a world-class facilities at Midland Super Specialty Hospital, which is now being upgraded to 500-bedded hospital with a state-of-the-art infrastructure. That you have been one of, I am seeing this medical education for last more than 5 decades now. I entered in KGMC in 1970. हिंदुस्तान के सारे चेस्ट फिजिशियन जो मतलब रखते हैं, most of the time they were in KGMC during our time when I was head there. आज मैं मुझे कहते हुए कोई फक्र महसूस हो रहा है। मैं आज कहूंगा, आज वो दिन लखनऊ के लिए है। मैं जब सामने देख रहा हूं, मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूंगा तो पूरा समय गुजर जाएगा। एक से हमारे सर पाठक जी, ये इंडिया के टॉप मोस्ट चेस्ट फिजिशियंस यहाँ बैठे हुए हैं और उसकी सारी क्रेडिट जाती है डॉक्टर, मैं इनको भानु ही कहता हूँ, ये हम लोगों को चेयरपर्सन और वो बना देते हैं, इनकी महत्ता है कि एजुकेशन कैन चेंज यू लाइक एनीथिंग। माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य सेवाओं, जन कल्याण और चिकित्सा स्वास्थ्य के उन्नयन के प्रति अपनी दूरदृष्टि रखते हैं और समर्पण भी रखते हैं। ये पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में भी विख्यात हैं। मिडलैंड एवं सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित 18वीं रेस्पिरेटरी एवं क्रिटिकल केयर के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही वरिष्ठ, जिनका चिकित्सा जगत में बड़ा नाम है, ऐसे प्रोफेसर एस के कटियार साहब। अभी जिनका उद्बोधन हम सब सुन रहे थे, ऐसे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद साहब। इस व्यवस्था के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और देश के बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर बीपी सिंह साहब, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतने भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। देश भर से आए हुए अपने चिकित्सकों का, विशेषज्ञों का, स्पीकर्स का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ ही तमाम बीमारियां लोगों को अपने आगोश में ले रही हैं। लोग समय रहते अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं और जब एंड टाइम में उन्हें अपने शरीर में बीमारियों का पता चलता है तो उन्हें लगता है कि अब ये तो आखिरी समय आ गया और इसका इलाज शायद संभव नहीं है। ऐसे तमाम बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, अस्थमा हो, ऐसे तमाम बीमारियां हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिडलैंड हेल्थ केयर के डॉक्टर्स बीपी सिंह सर हैं, जो हर साल डॉक्टर्स का एक सेमिनार आयोजित करते हैं और उसमें डॉक्टरों को सलाह देते हैं और सिखाते तमाम चीज़ों को कि कैसे आपको लोगों का इलाज करना है। ये रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर के अपडेट ये 2025 का आयोजन इस बार किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर बीपी सर हैं, बात करते हैं। सर, इस बार भी डॉक्टरों का जमावड़ा लखनऊ में एक बार फिर से लगाया है आपने, सबसे पहले इस पर क्या? ये 18th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट है जो 2006 से हो रहा है लगातार, और इसमें जो है पूरे देश से जो बहुत ही सम्मानित चिकित्सक हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो सभी एकत्रित हैं अपने ज्ञान को बांटने के लिए, जिससे कि हम लोग लगभग यहाँ पर 500 से 600 के आसपास चिकित्सक आए में सम्मेलन में भाग लेने के लिए, कि उनको अपना जो है ये अनुभव बांटेंगे, ताकि जो आज की तारीख में इन बीमारियों, सांस की बीमारियों में जो नई नई विधाएं आ गई हैं, उनको पहचानने के लिए, उनको इलाज करने के लिए उनके बारे में चर्चा कर सकें, ताकि इससे आम मरीजों का जीवन अच्छे से बीत सके, अच्छे से निभाया जा सके, उनका इलाज अच्छे से हो सके, ताकि हम लोग उनके जीवन को सुगम बना सकें। सर, लगातार जो केसेस हैं, चाहे वो कैंसर के हों, लंग्स कैंसर हो, अस्थमा हो, लोग इसके पहले, लेकिन अस्थमा की अगर हम बात कर ले तो लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कितने हर साल में, या फिर कैसे इनकी संख्या? दरअसल अस्थमा लगातार बढ़ा है, और अस्थमा जो है, इसको आप समझें कि इस देश में लगभग
3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। बच्चों में ये संख्या थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में, लगभग 10% बच्चों में है, और बड़ों में लगभग इस तरीके से है कि 3 से 4% के बीच में है। ख़ास बात यह है कि पोल्यूशन के बढ़ने से या दूसरी बीमारियों के बाद जिन लोगों में टेंडेंसी है अंदर से, उसमें ये बढ़ जाता है। और ख़ास दुख की बात यह है कि इस देश में जो हम लोगों के यहाँ अस्थमा है, ये पूरी दुनिया की अस्थमा की आबादी का लगभग 13% है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि 42% जो अस्थमा से होने वाली मौतें हैं वो अकेले हिंदुस्तान से हैं। इसका मतलब हमारे मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, या मरीज़ जागरूक नहीं है कि इस बीमारी के बारे में जाने, उसका सही इलाज ले पाए। तो इस पर लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी की चर्चा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। बिल्कुल सर, इसके लक्षण अगर ये शरीर में अगर बीमारी होगी तो इसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि बीमारियों की कोई आजकल उम्र नहीं है, तो इसका सबसे पहले लक्षण क्या पहचाने कि ये बीमारी आपके शरीर में हो रही है? नहीं, अस्थमा के लिए तो बड़ा सिंपल है कि इसमें एक्चुअली कई बार ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की फैमिलीज़ में होता है कि एलर्जी की टेंडेंसी है, साथ में मौसम के बदलाव से सर्दी जुकाम के होने के साथ में खांसी, और उसके बाद सांस का फूलना, ये बड़ा सिंपल लक्षण है अस्थमा का। अगर है तो इसकी हिस्ट्री डिटेल में लेनी है, और स्पायरोमीट्री या पीएफटी जिसको कहते हैं उसको कर लें, और उसके बाद जो है आप लगभग कंफर्म कर सकते हैं। और इलाज बहुत ही आसान है कि इन्हेलर थेरेपी इसको लें, साथ में बचाव करें। जैसे कि बचाव के लिए जिस चीज़ से आपके ये दिक्कत बढ़ती है, जिसमें भी धूल, गर्दा, धुआं, महक, ये सब चीज़ हो सकता है, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। सर लेकिन आजकल बहुत जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, कहते हैं इन्हेलर थेरेपी कैसे लेंगे, तो शर्म की बात है, लोग कहेंगे अरे उनकी बीमारी आ गई, ऐसे भी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अस्थमा बहुत सारे लोगों को है इस देश में, दुनिया में, जो बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, जो कि उनको ये बीमारी है और उनको कोई शर्म नहीं है इसको लेने में। ये जो इन्हेलर है सबसे सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा असरकारक है, और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात यह। और इसमें इससे कोई लत लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीमारी का स्वभाव ऐसा है कि चलती है लंबे समय तक। इसकी वजह से आपको लगता है कि आपको बराबर लेना पड़ रहा है तो लत लग गई, ऐसा नहीं है। ये बीमारी का स्वभाव है, उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको लगातार इन्हेलर लेते रहना है। बिल्कुल। और सर जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, भरपूर उपयोग किया जा रहा है, तो डॉक्टर्स भी अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेकिन कभी कभी जो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग इससे डर भी जाते हैं, लेकिन इसके लिए आप क्या कहेंगे? लोग में जो भ्रमक नहीं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है, उसका सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी रोज़ नई आ रही हैं, जैसे कि अस्थमा में ही है, जैसे इन्हेलर्स में भी बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं और बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, और साथ में रिमोट का भी इंडिया में तो नहीं अवेलेबल है, ये सब है। और जैसे स्लीप की बीमारियों में टेली मॉनिटरिंग हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में टेली मॉनिटरिंग आ गई है, टेली हेल्थ हो गया है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए COPD में। तो बहुत सारे इस तरीके के दूर संचार के मतलब आ गए हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को हम सरल बना सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सर बस एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये कि लगातार क्या फेफड़ों में कैंसर हो रहा है, सर इसके लिए कैसे बचाव करें? फेफड़ों में कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो स्मोकिंग है, दूसरा पोल्यूशन है, तीसरा ये है कि कुछ लोग विशेष तरीके के एक्सपोजर जो मिनरल्स हैं उनसे, या जैसे एस्बेस्टस का एक्सपोजर है, इन सब चीज़ों से अगर है तो उसमें होने का चांस रहता है। तो जो सबसे मूल कारण था वो स्मोकिंग, टोबैको यूज़, ये अपने आप में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरे कारण जैसे मैं बताया कि वातावरण का पोल्यूशन, इसको भी कम करने की आवश्यकता है। जैसे अभी किसी ने पूछा कि इस पोल्यूशन पे कैसे काम कर सकते हैं। पोल्यूशन का जो कारण है, देखिए बहुत बड़ा कारण वेहिकुलर पोल्यूशन है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं लगभग 15 से 20% लोगों के लिए पोल्यूशन पैदा करता है। तो उस तरीके की गाड़ियां इस्तेमाल हो, जो डीजल युक्त गाड़ियां उनको कम कर लिया जाए, क्योंकि ये WHO कहता है कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग है। जो पेट्रोल की गाड़ियां उनको भी, तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ चलें, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की आ गई हैं जो बैटरी ऑपरेटेड, तो उनके इस्तेमाल से शायद इस तरीके के पोल्यूशन को हम कम कर सकेंगे। दूसरा, ये बिल्डिंग मटेरियल, रोड के कंस्ट्रक्शन, तो इनको भी कवर करके करना है। जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो उसको प्रॉपर कवर करके, और ये जो है जो मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसको जो है थोड़ा हमें प्रॉपर तरीके से प्लान करके करना है, ताकि पोल्यूशन बहुत ना हो। जो बाकी जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं तो उनके सेफ्टी मेजर्स को पूरा अपनाएं, कि मास्क पहने जहाँ पे डस्ट होता है या कोई केमिकल का एक्सपोजर है, हेलमेट पहने, मतलब बाकी चीज़ों का वो प्रिकॉशन लेना ही है ताकि आप इनसे बच सकें। तो बचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बीमारी बढ़ने का खतरा है। सर लेकिन अगर जैसे थोड़े बहुत लक्षण, अगर फेफड़ों में कैंसर के लक्षण होने लगे, तो कैसे लोगों को पता चले कि लक्षण, सबसे बड़ी बात यह है
कि खांसी का आना, सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, खांसी में खून का आना, ये सब लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण दूसरी बीमारियों में भी हैं। तो उसके लिए पहले आप एक्सरे करा लें, नहीं तो सीटी स्कैन करा लें, उससे कंफर्म हो जाता है। साथ में आपको उसके आगे की ज़रूरत है तो उसके सीटी गाइडेड एफएनएसी है या ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी है। अभी नई विधा आ गई एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनए, जो कि हम लोगों ने इस मीटिंग में इसके बारे में चर्चा की है डिटेल में। तो इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुजीत राजन सर हमारे साथ हैं, जो कि मुंबई से लखनऊ आए हैं। और लखनऊ में आज डॉक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ है सिर्फ इस बात को लेकर के कि डॉक्टर को सही जानकारी जब होगी तभी वो जाकर के मरीज का सही इलाज करेगा। सर, आजकल जब तक लोगों को बीमारियां नहीं हो जाती हैं, जब तक डॉक्टर उन्हें बता नहीं देता कि आपके शरीर में इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तब तक वो लोग सीरियस नहीं लेते। और ख़ासकर जब फेफड़ों में कैंसर हो जाए, अस्थमा हो जाए, तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि इसके बचाव कैसे करें, इसके लक्षण कैसे? सो पेशेंट्स काफ़ी टाइप का पेशेंट रहते हैं। कोई पेशेंट्स रहते हैं जो छोटा सा भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, जो ज़रूरत नहीं रहते, और कोई पेशेंट्स रहते हैं जो काफ़ी कुछ सहन करते हैं ज़िंदगी में और फिर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। हमने एक स्टडी किया मुंबई में, खाली श्वास लगने का, दम, ब्रेथलेसनेस, कि कितने लोग को इंडिया में दम लगता है, और उसमें हमने देखा और पब्लिश किया PLOS ONE जर्नल में कि 40% हमारा पॉपुलेशन को दम लगता है, 40%। और ये 40% में से काफ़ी लोग को सीवियर दम लग रहे थे, यानी थोड़ा ही चलने पे दम लगते थे और डॉक्टर के पास पहुंचा ही नहीं। और आपके प्रश्न जो थे कि डॉक्टर के पास पहुंचते तो फिर करते क्या है, उनके ज़िंदगी को वो लोग अडेप्ट करते उनके तकलीफ़ के हिसाब से। यानी वो लोग समझो दुकान के जाके कुछ खरीद लेते थे तो अभी बंद करने लगे, घर में ही बैठते सुख शांति से। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज सम ऑफ आवर पेशेंट्स इन इंडिया। जस्ट स्टॉप डूइंग थिंग्स, यानी वो लोग बंद ही करते चीज़ करने को और बोलते कि चलो हमको दम लग रहे ये सब चीज़ करने में, अभी हम वो थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हेल्थ सर्विस के पास जाएंगे ही नहीं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि जिन लोगों को इतना सा दम लग रहा है फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, उनके ये कारण क्या है और कैसे उनको खुशी से ज़िंदगी जीते। लेकिन कोई लोग काफ़ी इसमें होशियार है और थोड़ा सा भी उनको लगता है कि चलो मैं 5 किलोमीटर चल रहे थे रोज़ और आज खाली 4.5 किलोमीटर चल सकते हैं, मेरे को लंग फंक्शन टेस्ट करना है, मेरे को एक्सरे करना है, और मेरा फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का या फाइब्रोसिस का, मेरे को CT स्कैन भी करना है। सो यू हैव बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वाले पेशेंट्स, और जो लोग को सोचते हैं कि हमको ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है और हम ज़िंदगी चला देंगे इसके साथ। सो इंडिया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री और हमको ये सब मैनेज करना पड़ता है, और इसे हर पेशेंट अलग रहते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मेडिसिन वेरी इंटरेस्टिंग। सर, लेकिन आजकल देख रहे हैं आप, लोगों को इतनी सारी परेशानियाँ, लोग आजकल स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, 8-8 घंटे बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं शरीर में प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हो रही हैं। तो क्या स्मोकिंग भी अस्थमा होने के कारण को, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है? वेरी बिग कारण स्मोकिंग। इनफैक्ट आजकल के कॉलेज के बच्चे में बहुत ज़्यादा है, और फीमेल पॉपुलेशन यानी लड़कियों में अभी बढ़ रहे, जेंट्स से भी। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और वेपिंग भी बहुत प्रॉब्लम है। वेपिंग एक्चुअली बैंड है इंडिया में भी, किधर से वेपिंग आजकल आते और बच्चे आते जो वेप कर रहे हैं, सिगरेट पीते। एंड द ओनली वे इज़ काउंसलिंग। उनको मैं बोलता हूँ कि देखो अभी काफ़ी बच्चे अभी 18 साल के ऊपर है, बच्चे अगर है तो पेरेंट्स को काउंसल करना पड़ता है, लेकिन 18 साल के ऊपर है तो एडल्ट हो गया, तो उनको खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि देखो कोई साइकोलॉजिस्ट को मिल लीजिए, डांटने से कुछ नहीं होने वाला है, और मम्मी डैडी बेटे से या बेटी से झगड़ा करने से कुछ नहीं होंगे। उनको समझना है कि यस ये प्रॉब्लम है, इसका नतीजा आपको 20 टाइम ज़्यादा रिस्क है फ्यूचर में लंग कैंसर होना या काफ़ी सारे ऑर्गन्स का कैंसर होना, लंग फाइब्रोसिस होना। आपको ये सब जान के भी अगर सिगरेट पीना है, अगर आप 18 साल के ऊपर है, तो हम खाली आपको मदद दे सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से और काउंसलर से कि कैसे इसको आपको है। तो हेल्प तो है, यानी मदद सहारा है ये पेशेंट्स के लिए,
लेकिन लेना तो चाहिए ना वो सहारा, दैट्स इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सर, आपने लड़कियों की खासकर बात की, ये ट्रेंड चल गया आजकल लड़कियों में, कहते हैं स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इरिटेट हो जाती हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों पे। सर ऐसे में क्या आगे चल के वो मैरिड लाइफ में, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे में प्रॉब्लम्स That's a big problem, Bob. So in लड़की लोग में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम 5-10 टाइम ज़्यादा है जब स्मोक करते हैं। एंड ये हमेशा प्रश्न आ जाता है कि और फीमेल जो शायद 10-20 साल पहले तो पूछते भी नहीं थे हिस्ट्री में, अगर प्रेग्नेंट है तो सवाल ही नहीं आता था कि कहाँ सिगरेट पियेंगे। तो आजकल हमको बहुत बार पूछना पड़ता है और बोलते भी है, दे आर वेरी ऑनेस्ट कि ये सिगरेट चल रहा है। तो इसमें जो रिस्क रहते हैं सिगरेट पीने से प्रेगनेंसी में, वो एक्सरे निकालने से भी ज़्यादा रिस्क है सिगरेट पीना। सो आई थिंक वी हैव टू बी अवेयर कि ये प्रॉब्लम है, इनको मदद करना, एजुकेशन एक्टिविटीज़ करना है, जैसे ये कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस में एक नर्सेज वर्कशॉप भी था। नर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ले सकते हैं इसमें, बिकॉज जब पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में या प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर टाइम पेशेंट नर्स के साथ रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं। और इसलिए हमको नर्सेज को एडुकेट करना, इसमें नर्सेज बात करते हैं और पेशेंट्स को भी थोड़ा रैपो रिलेशनशिप आता है नर्स के साथ। एंड व्हेन दे हियर अबाउट दिस फ्रॉम द नर्स कि देखो ये ख़राब है, हमने पेशेंट देखा है जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ था, काफ़ी सारा समझदारी आता है पेशेंट में। सर लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से वो अवेयर हो जाए? मेरे तरफ से एक ही मैसेज है पेशेंट्स को, एक्सरसाइज रेगुलरली, बी फिजिकली एक्टिव, ईट वेल, ईट हेल्दी, डू नॉट स्मोक। और जब आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, एक लंग फंक्शन टेस्ट भी करा दीजिए। सिंपल टेस्ट है, कुछ रेडिएशन नहीं है, और लंग्स, जितना आपका लंग फंक्शन ज़्यादा है उतना आपका लाइफ का क्वालिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों बढ़ जाते हैं। यही मैंने लेक्चर दिया आज इसमें। तो इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता नेनी जी हैं। इन्हें हर कोई जानता है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैम, आज जिस तरीके से ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, देश भर के डॉक्टर्स में शामिल हुए, आप भी शामिल हुए, सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस है। मुझे इतनी अच्छी, आई एम सो वेरी हैप्पी कि इतना बड़ा क्राउड, इतने सारे जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो भी इतने नॉलेजेबल है, इतने इंटरेस्टेड है। एंड ये कॉन्फ्रेंस में जो जो इम्पोर्टेंट लंग्स रिलेटेड कंडीशंस करंटली हैं, जो हमको परेशान करती है, पब्लिक को परेशान करती है, इतना ब्यूटीफुली कवर किया है एक एक टॉपिक। और सब टॉपिक के लिए देश के जाने माने मोस्ट ब्रिलियंट डॉक्टर्स आए हैं और जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट, जो भी नया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग जब भी एज अ स्पीकर आए हैं, हम लोग भी नया सीख के जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड फॉर अ चेंज सब लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई फ़ोन को नहीं देख रहा है। एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड लर्निंग। सो आई वुड से दिस इज़ अ फैंटास्टिक ब्रिलियंट स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस विथ एवरी टॉपिक विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली सिलेक्टेड एंड इट इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड ब्यूटिफुली वेल। मैम, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल के बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही, खासकर मैं गर्ल्स की बात करूँगी, जब तक उन्हें बीमारी अपनी आगोश में ले नहीं लेती हैं, तब तक वो अपने आप पे ध्यान नहीं देती। एक तो सबसे पहले 8 घंटे लगातार उन्हें बैठ के ऑफिस में काम करना, दूसरा उन्हें स्मोकिंग करना, ये बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया। ऐसे में उन्हें तमाम सारी बीमारियाँ होती, कभी अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती, कैंसर हो जाती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी। तो ऐसे में उन लड़कियों के लिए कैसे वो अपने आप को पहचाने? ठीक है वो कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान कैसे रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्मोकिंग करना ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली विमेन स्मोक करती है क्योंकि स्मोकिंग करेंगे तो भूख मर जाता है और उनको लगता है कि स्मोकिंग करके हम लोग पतले रह सकेंगे, साइज 0 रख सकेंगे। सो आई जस्ट फील कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी एंड देन इट इज़ आफ्टर दैट हाउ यू लुक कम्स, ओके। एंड अगर बहुत सारे लोग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्मोकिंग करते हैं और बहुत सारे लोग सोशल कंपल्शन के लिए, मेरे फ्रेंड्स स्मोक कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस के लिए मुझे स्मोक करना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस इज़ डेफिनेटली बैड फॉर अस। सो बेसिकली स्मोकिंग कोई ट्रेंड नहीं है। पतला होना स्मोकिंग करके कोई मतलब नहीं है, पतला रहना तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी बेसिकली द थिंग इज़ 8 आवर्स काम करना है ऑफिस में, उसके बाद घर को भी संभालना है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप
तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको हेल्दी रहना है। सुबह उठ के सबसे पहले अच्छा ब्रेकफास्ट कर लो। आपको अगर वजन नहीं बढ़ाना है तो ईट हेल्दी, बट ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनका इम्यूनिटी कम होके उनको टीबी या कोई भी बीमारी हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, हमको सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो जो भी हम लोग हवा ले रहे हैं सांस में वो भी अपने लिए हानिकारक है। तो इसके लिए एटलीस्ट स्मोक मत करो, घर के अंदर अगरबत्ती मत करो, ऑफिस के अंदर अगरबत्ती मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ की वजह से हम लोग जो कभी भी कुछ भी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब खराब गैसेस बाहर आते हैं जो इनहेल करके सांस की नली और लंग्स दोनों को ख़राब करते हैं। तो बाहर की हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अंदर की हवा तो डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अपने को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बात कही कि लड़कियां अपने आप को फिट रखने के लिए भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करती हैं। मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सब चीज़ें करती हैं लड़कियां, लेकिन क्या इससे उन्हें PCOD की भी प्रॉब्लम होती है आगे चल के मैरिड लाइफ में? क्या बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं? सो बेसिकली PCOD जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम है एंड जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो स्मोकिंग करने से या कम खाने से PCOD नहीं हो जाएगा। एंड इनफैक्ट PCOD इज़ क्वाइट कॉमन। अभी सोनोग्राफी का अच्छा मशीन्स है तो हमको मालूम पड़ता है कि काफ़ी गर्ल्स को PCOD है, तो वो पहले से ही प्रॉब्लम वो है ही। तो PCOD की वजह से शुरुआत में प्रॉब्लम होता था कंसीव करने को, लेकिन अभी इतनी सारी अवेलेबिलिटीज़ है तो PCOD की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर अपना इम्यूनिटी कम है तो प्रेगनेंसी के टाइम में TB होके अपने को बच्चा अपना कमज़ोर हो सकता है। कभी कभी बच्चा इन यूट्रस डाई हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है। बच्चे बर्थ से कमज़ोर लंग्स होके बॉर्न होते हैं अगर स्मोकर मदर्स है तो। अगर मम्मी का इम्यूनिटी कम है तो उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होता है। और इवन अगर वजन ज़्यादा है लेडीज़ का, PCOD की वजह से वजन बढ़ सकता है तो भी कंसीव करने को प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली ये सब इतना इंटरट्वाइंड है, स्पेशली वुमेन के लिए। कम खाना खा के लो इम्यूनिटी की भी तकलीफ़ हो सकती है, ज़्यादा खाना खा के ओबेसिटी से भी तकलीफ़ हो सकती है, स्मोकिंग करके तो इट इज़ रियली वेरी वेरी बैड एंड वी शुड not have this compulsion of wanting to copy people. What I would just say, the mantra of life is eat well, eat healthy, sleep at least for 8 hours, drink lots of water and try to breathe fresh air. बिल्कुल। और मैम, मेरा ये सवाल है कि आप तो एक ऐसे घर से आती हैं जहाँ पे आपके भाई भी डॉक्टर हैं, भाभी आपकी इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, कैसा फील होता है जब वहाँ पे जाती मुलाकात होती है आपको? उनको भी देती हैं, सजेशन देती है कि आपको माधुरी दीक्षित जहाँ वो क्रश है लोगों का, उन्हें देती है कि आपको ये करना है? कभी देती है, उनको भी आइडियाज़ देती है? मतलब माधुरी दीक्षित को नहीं, तो शी इज़ बेसिकली एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड. सो द थिंग इज़ दैट शी रियली लुक्स आफ्टर हर सेल्फ. नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, शी स्लीप्स फॉर 8 hours, she exercises, and in real life she looks 10,000 times better than what she looks on screen. So I think she has wonderful genes and she is a wonderful person, and when you are good it just shows on your face. And even her husband Dr. Sriram Nene also is a brilliant surgeon. He's an athlete runner है, he's a guitarist, he sings. तो वो अपना लो प्रोफाइल रखते हैं, बट ही ऑल्सो इज़, ही कम्प्लीटली मैचेस हर. आप जाती हैं, मुलाकात होती है आपसे? बहुत ही एब्सोल्युटली, हफ्ते में एक बार तो होती है. तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी जानकारी होती है, कुछ भी होता तो बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे साथ सर हैं बात करने के लिए, हम बात करते हैं। सर, आज जिस तरीके से सेमिनार ये आयोजित किया गया है, पूरा देश भर के डॉक्टर इसमें शामिल हुए हैं, तमाम सारी चीज़ों के लिए परिचर्चाएं हुई हैं कि कैसे आगे उन्हें काम करना है, कैसे लोगों को बीमारियों से दूर रखना है। सबसे पहले तो इस सेमिनार में आप पहुँचे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, सेमिनार एक बहुत ही सही वक्त पर हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं, और इसका मेन रीज़न एक कोविड था जो 4 साल पहले हुआ, और उसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं जहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इसलिए ये जो पूरा नया रिसर्च है उसका आदान प्रदान होना, उसके बारे में विचार विनिमय करना और उस बारे में नई ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कॉन्फ्रेंस जो हो रही है बहुत ही सही समय पर हो रही है, और मैं बहुत खुश हुई है कॉन्फ्रेंस में आने में। इसका रीज़न ये है कि एक हम लोग भी इसी एरिया में काम कर रहे हैं। एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो ट्रीटमेंट होती है इन्फेक्शन की, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट होती है, वो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो उसको इन्फेक्शन करता है उसमें रेजिस्टेंट होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कोविड में इतना एंटीबायोटिक का यूज़ हुआ है, तो उसका आज ये रिज़ल्ट है कि हमारे देश में 80% जो बैक्टीरिया निमोनिया करता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया,
80% ऑफ देम आर रेजिस्टेंट टू एजिथ्रोमाइसिन। 80% आज की हमारी सिचुएशन है। मतलब आज की जो नई रिपोर्ट आई है ICMR की, उसमें तो 76% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 4 में से 3 पेशेंट जो एजिथ्रोमाइसिन नाम की हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं उसको बराबर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये बहुत भयानक स्थिति है और ये स्थिति हम लोगों ने काफ़ी साल पहले एंटिसिपेट की थी, इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया और ऑलमोस्ट 15 साल का रिसर्च हुआ है और आज हम ऐसी एंटीबायोटिक लेके आए हैं जो ये एजिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई के ऊपर ट्रिमेंडसली एक्टिव है। मतलब ये ड्रग ऐसी है जो पूरा जो रेजिस्टेंस को इशू इंडिया में है उसको पूरा का पूरा ये न्यूट्रलाइज कर देगा और ये हमारे उन पेशेंट्स के लिए जो बराबर रिस्पॉन्ड नहीं करते बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, तो ये ड्रग विल बी ए गेम चेंजर एंटीबायोटिक। इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन और ये 15 साल से इंडिया में डिस्कवर हुई है, इंडियन डिस्कवरी है, इंडियन डेवलपमेंट है, ग्लोबल रिसर्च हुआ है और इस ड्रग को थोड़ा सपोर्ट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जिन्होंने हमें फेज़ 3 करने में इसमें सहायता की थी। तो आज ये ड्रग हम 1 महीना पहले लॉन्च कर चुके हैं और उसी बारे में यहाँ सब एक्सपर्ट्स लोगों से बात करने आए हैं। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, लेकिन तमाम अभी भी पेशेंट ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि अरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे, तो वो डर भी जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके लिए सबसे पहले क्या मैसेज है? नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो केवल सहायक सिद्ध हो सकती है। टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती कि आपका जो डॉक्टर का जो डिसीजन है वो टेक्नोलॉजी ले सके। टेक्नोलॉजी डॉक्टर को एम्पावर करती है बराबर डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें डॉक्टर जो है उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है पेशेंट के बारे में, जिससे वो बराबर डिसीजन ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और डॉक्टर में मेरे ख्याल से उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं है, दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है और ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स लोग ज़्यादा ये डिसीजन लेने में, डायग्नोसिस करने में एक्यूरेसी बढ़ेगी, ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अभी आप देखिए जो इन्फेक्शन होता है, आज भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या जो निमोनिया होता है, उसको आज भी आप डॉक्टर्स आसानी से पता नहीं कर सकते कि वो बैक्टीरियल निमोनिया है कि वायरल निमोनिया है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी आपको बताती है कि इसमें बैक्टीरियल निमोनिया है और आप एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। तो ये जो बात होती है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी से डायग्नोसिस करने में और बाद में उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट में करने होती है, तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी और जो क्लिनिकल सेंस होता है वो दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है, दे आर नॉट अपोजिंग टू ईच अदर। बिल्कुल सर, COPD और अस्थमा के लगभग मामले बहुत बढ़ते हैं, तो ऐसे में अपना देश कितनी मौतें लगातार होती हैं साल में? नहीं, ये COPD और अस्थमा हमारे देश में तो ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक एन एपिडेमिक है, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा हमारे जो पोल्यूशन है, जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, और आज काफ़ी डिस्कशन हुआ उस बारे में कि क्या क्या वो फैक्टर है जहाँ पर हमारे यहाँ COPD और अस्थमा बहुत बढ़ा हुआ है। पर ये जो पेशेंट होते हैं इनको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब इनको इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी खुद की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी रहती है और जब इन्हें इन्फेक्शन होता है तो आज जो हमारे पास दवाएं हैं, एंटीबायोटिक है, वो कोई काम नहीं कर रही है। तो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर हमारे पास बाकी सब डायग्नोसिस है पर हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है जहाँ पर हम इनको ट्रीट कर सके, क्योंकि इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और फिर ये पेशेंट सारे के सारे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ता है और वहाँ पर इनको इंजेक्टेबल इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, जो कि महंगा भी होता है और पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट भी होता है। तो वहाँ पर ही हम लोग आपको जो बता रहे थे कि हम लोग जो रिसर्च करी है वो हमने ऐसी ड्रग निकाली है जो कि गोली है, टैबलेट है और जिससे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब पेशेंट जो COPD के हैं, अस्थमा के हैं, इन्हें जब भी इन्फेक्शन होगा ये ड्रग उनको घर में आराम से 3 दिन के में पूरी ठीक करके देगी और हॉस्पिटल की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट हमारी कंट्री में हुआ है। तो सर, लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरीके से, क्योंकि शहर के लोग कहीं ना कहीं अभी भी अवेयर हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी सही नहीं होती है, तो लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी साइंस आगे बढ़ रही है उसमें ग्रामीण में अपना ग्रामीण जो जनता होती है वैसे भी उन लोगों में बहुत आसानी से ये इन्फेक्शन होने का डर होता है, क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर में होते हैं, पेस्टिसाइड में होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो लोग कभी जो खाना बनता है चूल्हे के धुएँ से COPD अस्थमा होता है। ये जो पूरी गवर्नमेंट की नई स्कीमें आ रही हैं जिसमें उज्ज्वला योजना आ रही है उसका लाभ लें और जितना हो सके वो जितने भी जो रिस्क फैक्टर हैं जिनसे कि COPD अस्थमा होता है उनसे दूर रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल गांव से थोड़ी दूर पे जो शहर है वहाँ पर भी ट्रीटमेंट की अच्छी फैसिलिटी आ गई है और जितनी भी दवाएं होती हैं अवेलेबल होने लगी है उनका लाभ लें। डॉक्टरों की भी मात्रा बढ़ रही है, जहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं उनका भी लाभ लें और ज़रूर ये कोशिश करें कि स्वस्थ रहें। और ये जितने भी रिस्क फैक्टर है जैसे स्मोकिंग है
आपका जो चूल्हा है उसका है, पेस्टिसाइड है, एग्रीकल्चर है, उनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करें, गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाएं। तो इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस के कटियार सर हैं। हम बात करते सर, जब तक लोगों को बीमारी जो है अपनी आगोश में पूरी तरीके से नहीं ले लेती तब तक लोग इस पे अवेयर नहीं होते हैं, खासकर अस्थमा हो, कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो। आज आप लोगों ने तमाम चीज़ों पर परिचय यहाँ पर की, सब यहाँ पर डॉक्टर शामिल हुए, डॉक्टरों का जमावड़ा लगा। सबसे पहले आज के विजन के बारे में क्या कहेंगे? हमने जैसा बताया, मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से प्रगति पर है। न केवल नई चिकित्सा पद्धतियाँ, नए नए तरीके, नए नए जांचें और नई नई बीमारियां भी साथ ही साथ आ रही हैं। मेडिकल एजुकेशन में अपडेशन डॉक्टर का बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम मरीज़ की चिकित्सा करते हैं तो उसको मॉडर्न पद्धतियों का पूरा लाभ मिलना आवश्यक है। जो अक्सर आपने कहा कि डायग्नोसिस होने में देर हो जाती है, तो जब तक उनको हम नई चीज़ों से अवगत नहीं कराएंगे, नई जांचों से अवगत नहीं कराएंगे, बीमारियों के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि एक बार हम जो यहाँ पे इनको जो भी इनका अपडेशन करते हैं, जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, ये डायरेक्टली जा कर के इनके अपने कार्य क्षेत्र में मरीजों को प्रभावित करता है, उससे उनको लाभ मिलता है। बिल्कुल सर, एक सवाल हमारा आपसे है कि आजकल बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ तमाम लोग हैं, उन 8-8 घंटे बैठ के ऑफिसों में काम करते हैं, स्मोक करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हों। आजकल बीमारियों की कोई उम्र सीमा नहीं, ऐसे में क्या कहेंगे सर? क्या ये भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन बीमारियों का? स्मोकिंग, जैसा आपने बताया, एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, और इसमें जो टोबैको होता है दोनों सेक्स में यूज़ हो रहा है। फीमेल्स में जैसा आपने कहा, इसका असर जो ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, लैक्टेटिंग वीमेन होती हैं, उनके ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। और इसके अलावा जो एक कहते हैं इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, छोटे छोटे बच्चे अचानक बीमार होकर डेथ हो जाती है, तो उसका कारण देखा गया कि जिन बच्चों के, इन्फेंट्स के पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं, शायद उसके कारण से ये इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है। तो स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, और जितनी नुकसानदायक स्मोकिंग करने वालों को बीमारियां पकड़ती हैं, उतनी नुकसानदायक सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब एक व्यक्ति दूसरा पी रहा है और दूसरा इनहेल कर रहा है धुआं, वो भी उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सर आजकल जो जिसको कहते हैं, आजकल सर अनमैरिड लड़कियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर कहें हम सिर्फ लड़कियों पे फोकस कर रहे हैं सर आपसे, कि अनमैरिड लड़कियां जो इस समय कहती हैं, आजकल का तो ट्रेंड है सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, और उनसे कहीं ना कहीं फिर आगे चल के जब मैरिड लाइफ उनकी होती है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं और भी चीज़ों में क्या लाइफ प्रभावित होती है, और क्या स्ट्रेस भी इन्हीं कारणों से लड़कियों में बढ़ता है? अब ये इसमें बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, थाउजेंड्स के में तादाद में टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं सिगरेट स्मोक के अंदर, और वो जा कर के डायरेक्ट लंग को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन शरीर के हर अंग के ऊपर उनका प्रभाव है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनीज़ हो, कोई ऐसा अंग नहीं। और ख़ास तौर से जो हमने बताया, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, उसके ऊपर भी इसका बहुत ख़राब असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सर, आज तो लखनऊ में डॉक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्या सर आप लोग कभी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके ऐसे सेमिनार्स आयोजित करते हैं ताकि वहाँ पर ग्रामीण लोगों को भी हम अवेयर कर सकें? क्योंकि शहर के लोग तो कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सर वहाँ पर आती है। क्या सर ऐसे भी आप लोग कभी करते हैं? हम लोगों ने गाँव में बहुत काम किया है। 12 वर्ष तक हमने एक फ्री योजना चलाई थी, जिसमें कि एक हम लोगों के पास, ये हम बात कर रहे हैं अब से बहुत साल पहले, जबकि कोई जांच की सुविधाएं बहुत उपलब्ध नहीं थी। उस वैन में हम लोगों ने एक्सरे प्लांट लगाया था, पूरी लैब लगाई थी, उसमें फेफड़ों की जांच, लंग्स के फंक्शन टेस्ट करने की सुविधाएं थी, जनरेटर था। तो हम लोग गांव में जाके पड़ाव डालते थे और उस गांव के हर परिवार को स्क्रीन करते थे ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
और जितने लोगों में ट्यूबरक्लोसिस पाते थे उनको हम लोग उनका पूरी खाली जांच करके छोड़ नहीं देते थे, उनकी हम लोग पूरी चिकित्सा करते थे, उनको फ्री दवाएं उपलब्ध कराते थे। तो हम लोगों ने करीब 1200 गाँवों में काम किया और उनको हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस मुक्त ऑलमोस्ट कर दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो देखिए ये लखनऊ में डॉक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट 2025 का आज आयोजन किया गया लखनऊ में, जिसमें देश भर के तमाम डॉक्टर्स शामिल हुए हैं। नई टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है, और तमाम इसमें जानकारियां भी एक दूसरे के साथ साझा की गई हैं, ताकि वो शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के भी लोगों को अवेयर कर सकें, उनकी बीमारियों के बारे में, उन्हें कि किस तरीके से अपने शरीर का उन्हें खासकर ध्यान रखना है। राशु के साथ, कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।